अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसआर कैलीग्राफी। आज की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन लॉज को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन लॉज हमारे पास सेम टू सेम एडिशन लॉज की तरह ही है, नाम भी तकरीबन वही है, बस हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज को पढ़े थे, हमने लॉज फॉर एडिशन पढ़े थे। अब हमें पढ़ने हैं मल्टीप्लिकेशन लॉज। लॉज की हेडिंग वही है, बस हमारे पास ऑपरेशन जो है वो चेंज होगा। मल्टीप्लिकेशन लॉज में भी सिर्फ सब हमारे पास एडिशन लॉज की तरह सबसे पहला लॉ है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ सेम टू सेम हमारे पास एडिशन लॉ ही है। आप इसको लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि हमारे पास एडिशन भी जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि आप प्रीवियस वीडियो में आपको तफसील से मैं बता चुकी हूँ। मजीद तफसील डेफिनेटली हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करनी है, बट स्टिल अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन का बिल्कुल भी नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें एक बार। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को हम ज़्यादातर ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। इट इज़ ये लाजमी नहीं है कि आप ए क्रॉस ही लिखें। स्टिल हम इसको बुक पे क्योंकि डॉट शायद मेंशन है तो हम भी डॉट ही लगाएंगे। ए डॉट बी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मैं सरसरी सा बता देती हूँ आपको कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, वो दो नंबर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर हमारे पास जो आंसर है, जो आउटपुट है, वो भी उसी सेट का ही हिस्सा है, उसी सेट से ही बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उस सेट के ऊपर क्लोजर लॉ होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें, 7 और 6 ले लें आप, 7.6 से 7 मल्टीप्लाई 6, 7 6 होता है हमारे पास 42। 42 भी जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स पर क्लोजर लॉ होल्ड करता है। इसके क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में है, तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर करने के बजाय यहीं पर ही इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में सीख लेते हैं। मतलब हमारे पास एक सेट है, आप इसको ले लें जेड सेट, जेड इक्वल्स टू, आप इसको लें 3 7 1। अब आपने क्या करना है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये सेट इस सेट पर क्लोजर लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के नहीं, तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। प्रोसीजर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर करेंगे तो सीखेंगे। महाराज यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने की गर्ज से करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह की सेंस होगी कि 3 मल्टीप्लाई 7 पहले हम करेंगे, 7 3 होता है 21, फिर उसके बाद हम 3 1 से करेंगे, 3 1 3 होता है, और फिर उसके बाद हम 7 1 करेंगे, 7 1 7, और फिर उसके बाद हम एक बार इनकी ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर देंगे। पहले हमने 3 7 किया था, अब हम 7 तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे, ये अगेन 21 आ रहा है। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इसका आंसर हमारे पास 3 आ रहा है। उसके बाद है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका आंसर भी हमारे पास 7 आ रहा है। तो आप देखें कि हमारे पास दो आउटकम्स जो है हमारे पास सेट Z से बिलोंग कर रहे हैं, जबकि हमारे पास 21 एक ऐसा नंबर है जो कि सेट Z से बिलोंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि जो सेट Z है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड नहीं है, इसके ऊपर क्लोजर लॉ होल्ड नहीं कर रहा। क्यों होल्ड नहीं कर रहा? क्योंकि सारे आउटकम्स जो हैं हमारे पास सेट Z से बिलोंग नहीं कर रहे। हमारे पास कोई भी लॉ कोई भी जो हमारे पास सेट है उसके ऊपर क्लोजर लॉ उस सूरत में होल्ड करेगा कि हम उसके कोई से भी दो रैंडम नंबर्स को सिलेक्ट करें और उन दोनों का जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास उनका रिजल्ट आए, अगर वो भी उसी सेट से ही बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास उस सेट पे क्लोजर लॉ होल्ड करता है। अब क्योंकि और इसके लिए जरूरी है कि सारे आउटकम जो है हमारे पास उस सेट में से बिलोंग करें। अगर तो एक भी आउटकम ऐसा आ जाता है जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो हम कहेंगे कि ये वाला सेट जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोजर लॉ इस पर होल्ड नहीं करता, दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ भी बिल्कुल बहुत इजी सा है। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या डिस्कस करते हैं? एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास कोई से भी तीन नंबर्स होंगे। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c। अब इस लॉ से हमें क्या पता चलता है? इस लॉ से हमें ये पता चलता है कि कोई से भी अगर आपने दो नंबर्स को जो है आपस में तीन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले को मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं।
आया कि आप पहले दूसरे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट तीसरे नंबर से मतलब पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसके साथ तीसरा जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे लॉज जो है ये रियल नंबर्स पर वेरीफाइड हैं। आप चाहें तो कोई से भी रियल नंबर्स में से रैंडम नंबर सेलेक्ट करके कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं। रियल नंबर्स कौन से वाले नंबर्स होते हैं जिनमें आयोटा नहीं आता। कम्प्लेक्स नंबर्स के अलावा सारे नंबर्स हमारे पास रियल ही होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो अंडर रूट में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये है हमारे पास दूसरा लॉ मल्टीप्लिकेशन का। अब हम आ जाते हैं तीसरे पे। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी थी हमारे पास 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारे पास 1 है हमारे पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, कोई भी 1 है, ये तो हमने बता दिया है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट देयर एग्जिस्ट 1 which also belongs to set of real numbers such that आप चाहे a.1 करें या फिर आप 1.a करें, इसका आंसर हमेशा हमारे पास a ही आएगा। रिजल्ट डज मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर, आप किस तरह से मर्जी मल्टीप्लाई करें। मसलन अब इसको हम अगर इन जनरल समझे तो हमें ये क्या प्रॉपर्टी बताती है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी सेट में वो वाला नंबर होगा कि अगर हम उसको किसी भी और नंबर से ऑपरेट करते हैं, किसी भी और नंबर से के साथ उसका ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं एट दैट टाइम, और उस नंबर पर कोई फर्क ना पड़े, तो हम कहेंगे कि वो नंबर उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मसलन 1 जो है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि हम 1 को रियल नंबर्स के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आप रियल नंबर्स का रियल नंबर्स में से एक नंबर ले लें, मसलन 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6.9 ले लें, इन सबको आप मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में नंबर जो है नंबर ही रिपीट होगा, नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी नंबर किसी सेट का कि हम उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता, तो हम कहेंगे कि वो उस सेट की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब अगेन हमें डिस्कस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बहुत ईजी सी चीज़ है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास नंबर का रेसिप्रोकल आ जाता है बेसिकली। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम कैसे डिनोट कर देते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स। ए इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर माइनस का साइन डाल देते हैं, -1 लिख देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने उस नंबर का रेसिप्रोकल लिया हुआ है। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स विच ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए। अब मैंने आपको जैसे एडिटिव इनवर्स में समझाया कि इनवर्स हमारे पास क्या चीज़ होती है कि कोई भी ऐसा नंबर अगर हम उसको एक और नंबर से ऑपरेट करते हैं, हमारे पास रिजल्ट में मतलब उस सेट की रिस्पेक्टिव आइडेंटिटी आ जाती है, तो वो उस सेट नंबर की जो है वो उस नंबर का इन्वर्स होगा। अब क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर बात करें तो कोई भी ऐसा नंबर कि हम उसको एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि 1 का इन्वर्स ए है, मतलब ए का इन्वर्स ए -1 है, ए रेज़ टू पावर -1 है। हाँ, ए रेज़ टू पावर -1 का इन्वर्स अगर कोई पूछे तो वो ए होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 ए इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, ए इन्वर्स इक्वल होता है हमारे पास 1/a के, और 1/a को जब हम अगेन रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास a बन जाएगा। तो ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। मसलन कोई भी एक सेट का नंबर जिसको आप दूसरे नंबर से ऑपरेट करते हैं और हमारे पास उसके रिजल्ट में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है उस सेट का, तो हम कहेंगे कि वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं।
अब ए यहाँ पर एक और कंडीशन को समझना लाजमी है, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए नॉट इक्वल्स टू जीरो इस वजह से है क्योंकि जब आप जीरो का इन्वर्स लेंगे जीरो बटे में चला जाएगा, और जब भी कोई जीरो डिनोमिनेटर वगैरह में आ जाता है तो वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है। ये चीज़ हम काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद एक लास्ट लॉ हम रह गया है, हम वो है हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ। जी तो कॉम्यूटेटिव लॉ बस लास्ट लॉ है हमारा। कॉम्यूटेटिव लॉज सेम टू सेम, ये सारे लॉज हमारे पास एडिशन लॉज की ही कॉपी है, बस फर्क क्या है कि हमारे पास ऑपरेशन जो है वो चेंज हो गया है। उन लॉज में हम पढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन लॉज आ गए, तो इस वजह से हमारे पास ऑपरेशन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है, सेम टू सेम वही बात कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी। मतलब कि हम कोई से भी दो एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स में से सिलेक्ट करते हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट जब लेते हैं तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप चाहे ए दो पहले मतलब फॉर एग्जांपल कोई से जब दो नंबर्स हम रियल नंबर्स अगर सपोज करें तो वो 6 7 ले लें, पहले भी ले 6 7 करें, हम 6.7 करें या फिर हम 7.6 करें, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं पॉइंट ताकि ना आपको कंफ्यूज हो। 6 7 आर B42 होता है और 7 6 आर B42 होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। कॉम्यूटेटिव लॉ हमें ये बताता है कि आप चाहे ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, कोई फर्क इसमें नहीं आता। चीज़ें रिजल्ट जो है वो हमारे पास सेम रहता है। अगर किसी भी सेट में से आप दो नंबर्स लें और उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम रहता है, चाहे आप ऑर्डर जो मर्जी रख लें, तो हम कहेंगे कि उस सेट के ऊपर कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। अगर तो आउटकम सेम नहीं आते तो हमारे पास लॉ होल्ड नहीं करेगा। मैं बार बार बता रही हूँ कि ये वाली सारी प्रॉपर्टीज जो है ये हमें चैप्टर नंबर 2 में इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर हमने जब सेट्स पढ़ने हैं तो हमें इन प्रॉपर्टीज़ की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे हमने मुख्तलिफ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके मज़ीद डेफिनेशन भी पढ़नी है कि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो ये बनेगा। इस वजह से ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी हैं। अभी तो लग रहा है कि सारे ही नंबर ऐसे होते हैं, तो जो चीज़ें आप समझ रहे हैं वो उस तरह की चैप्टर नंबर 2 में नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा काइंड ऑफ डिफरेंट चैप्टर है, इजी है, पूरी बुक का सबसे इजी चैप्टर है, बट स्टिल चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज समझना लाजमी है। साथ ही साथ इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हम लास्ट पे दो लॉज ही हमारे पास रह गए हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज। वो इन दोनों लॉज का है हमारे पास कॉम्बिनेशन आप कह रहे हैं, तो हम वो वाले लॉज पहले उनको भी इसी वीडियो में साथ ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी इजी से ही हैं और छोटे। एडिशन मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज। मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज में हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं, तीन नंबर सपोज कर लेते हैं। फॉर ऑल, उल्टा ए फॉर ऑल का सिंबल है। फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज कौन से हैं, दो लॉज आ जाते हैं इसमें हमारे पास। एक डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसमें हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन करेंगे, और दूसरे में हमारे पास आ जाती है एक में हमारे पास आ जाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और एक हमारे पास आ जाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको हम किस तरह से नोट करते हैं, पहले हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी अगर देखें, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन पहले है, एडिशन बाद में है। यस, प्रॉपर्टी समझाते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन पहले आती है और फिर उसके बाद मतलब एडिशन पहले हो गया और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया, जिसकी वजह से हम लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगी, यानी कि पहले हम ऐड करेंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि लेफ्ट है तो इसको लिखने का हमारे पास क्या तरीका है, सबसे पहले तो आपको पता है कि a प्लस बी जो है उसको हम ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे। ब्रैकेट में इंक्लोज हम क्यों करेंगे,
ब्रैकेट में इंक्लोज हम इस वजह से करेंगे क्योंकि हमें पहले एडिशन करना है, उसके ऊपर हमें मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करना होगा। अब चूंकि लेफ्ट है तो मैं सी को इस साइड से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि मेरी लेफ्ट साइड जो है, इसलिए मेरा राइट हैंड तो ये मेरी लेफ्ट हैंड, तो यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी। अब मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया है तो ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, सी ए प्लस सी बी। ये मेरे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बरस अगर मैं दूसरा देखूं राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन अंडरस्टूड है कि मैंने आगे लिखा है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी में भी आप a प्लस बी करें, इसमें भी हम एडिशन वाली टर्म्स को जो है वो ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, हमने एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है, जिसकी वजह से पहले हमें एडिशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे। और सी अब जो मेरे राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी। अब इसमें एक ही बात है समझने वाली, अगर आप नोट करें गौर से, तो मैंने यहाँ पर सी को जब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो ए और बी के भी लेफ्ट लेफ्ट साइड्स पे ही लिखा है इसे, और इसमें जब मैंने इस सी को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसको भी राइट राइट साइड्स पे ही लिखा है। अब ये चीज़ें सारी आप फजूल लग रही है फिलहाल, तो जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था मुझे भी फजूल लगा था कि सारी प्रॉपर्टीज डेफिनेटली ऐसी है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जब हम चैप्टर नंबर 2 में जाते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम वहाँ पर डिटेल से मजीद सेट्स को पढ़ते हैं तो हमें तब वहाँ पर जाकर पता चलता है कि ये वाली प्रॉपर्टीज जो है हर सेट पर अप्लाई नहीं होती। जो इमेजिनरी सेट्स हमने वहाँ पर जाकर सपोज करने हैं उन पर ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह अप्लाई होंगी और कुछ पे नहीं होंगी, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं क्योंकि ये सारे लॉज ही हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स के हैं।